नेक्स्ट हम 3.8 को स्टार्ट करते हैं। फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। हमने मोमेंटम में चेंज को फाइंड करना है। फॉर एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के लिए सब्जेक्टेड टू अ गिवन फोर्स, उसको एक फोर्स दी गई है फॉर अ गिवन टाइम, एक टाइम के लिए, एंड और स्टेट लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ मोशन को हमने डिराइव करना है मोमेंटम की टर्म में। तो ये जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तब भी हमने किया था। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग देंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मोशन 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 जो लगते हैं ये वो मोशन नहीं है। एफ इज इक्वल टू एम ए। न्यूटन का सेकेंड लॉ हमने पढ़ा हुआ, एफ इज इक्वल टू एम ए। एक्सलेशन की जगह पे उसका फार्मूला पुट कर सकते हैं। ए बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी 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 टी। एम को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है? मोमेंटम। तो इसको मैं कह सकता हूँ पी एफ माइनस पी आई ओवर टी, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि पी एफ माइनस पी आई है तो डेल्टा पी भी कह सकते हैं, यानी कि चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। तो फोर्स हमारे पास आई इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। ये देखें सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो इसी को तो कहते हैं। यहाँ पे देखें फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। द रेट ऑफ, रेट का लफ्ज जहां पे है नीचे टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। ये हो गया 3.8। नेक्स्ट 3.9, डिफाइन इम्पल्स एंड शो दैट हाउ इट इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। इम्पल्स की डेफिनेशन करनी है और इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम के दरमियान में रिलेशन को फाइंड करना है। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि एफ इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। ये फार्मूला अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो देखें ये टी इधर डिवाइड और इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चेंज इन मोमेंटम, और इसी को तो इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, इम्पल्स की डेफिनेशन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाती है? इम्पल्स इज कॉल्ड इम्पल्स। इसका फार्मूला एफ क्रॉस टी, इम्पल्स इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी। देखें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इम्पल्स इज इक्वल टू रेट ऑफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ये इम्पल्स की डेफिनेशन, ये फार्मूला, और ये इन दोनों के दरमियान में रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन लिखनी है। दूसरे नंबर पे पॉइंटिंग आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम की इम्पोर्टेंस लिखनी है। एक्सप्लेन वाई अंडर सर्टेन कंडीशंस द लॉ इज यूजफुल इवन थ्रो द सिस्टम इज नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड।
इस लॉ को हम तब भी अप्लाई कर सकते हैं जब सिस्टम आइसोलेटेड ना हो। एक्सप्लेन, इस चीज़ को हमने एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ये जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने डेफिनेशन की थी, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम दोनों इक्वल थे, इसलिए हमने क्या दिया था, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंस में क्या लिखना है हमने, दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द सिस्टम इज आइसोलेटेड। ये लॉ सिर्फ तब भी अप्लाई हो सकता है जब कोई सिस्टम आइसोलेटेड हो, किसी और सिस्टम में अप्लाई नहीं होता। तीसरे नंबर पे एप्लीकेशन फॉर नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम, हम इस लॉ को तब भी अप्लाई कर देते हैं या कर सकते हैं जब सिस्टम आइसोलेटेड ना हो। क्यों? हम सिर्फ वो सर्टेन कंडीशंस में अप्लाई कर सकते हैं जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स मसलन फ्रिक्शन वगैरह नेग्लिजिबल हो, तब भी हमारा ये लॉ सही रिजल्ट देता है। ठीक है, देखें, दिस लॉ स्टिल एप्लीकेबल व्हेन द सिस्टम इज नॉट आइसोलेटेड। ये लॉ तब भी अप्लाई हो सकता है जब सिस्टम आइसोलेटेड ना हो। इफ एक्सटर्नल फोर्सेज फ्रिक्शन मस्ट बी नेग्लिजिबल, एक्सटर्नल फोर्स नेग्लिजिबल हो तो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट 3.11 देखते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन्स। इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में फ़र्क करें। तो ये जब चैप्टर पढ़ रहे थे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर हम एक बॉल को यहाँ से फेंके नीचे, टर्न 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 नीचे जाएगी, नीचे टकराएगी, टकराने के बाद सेम हाइट पर वापस आ जाए। देखें, एक बॉल यहाँ से फेंकी नीचे, फर्श पर टकराई, टकराने के बाद वापस इधर ही आ जाए, तो इसको हम नाम देंगे इलास्टिक कोलिजन का। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता, वापस सेम हाइट पर नहीं आती, लेकिन अगर वापस सेम हाइट पे आ जाए तो उसको हम क्या नाम देंगे, इलास्टिक कोलिजन का। टकराने के पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी, जो काइनेटिक एनर्जी पहले थी वही काइनेटिक एनर्जी अगर बाद में होगी तो उसको हम क्या नाम देंगे, इलास्टिक कोलिजन। डेफिनेशन करें, द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है। कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है, कंजर्व्ड का मतलब सेम, यानी कि ये ऊपर से जब नीचे आ रही थी, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी, ज़मीन पर टकराई, टकराने के बाद वापस गई तो वही उसकी काइनेटिक एनर्जी थी। फर्ज करो पहले 5 थी तो बाद में भी 5, तो इसको हम नाम देते हैं इलास्टिक कोलिजन का। इन इलास्टिक कोलिजन क्या है, इसमें काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती, बस इधर नोट लगा दें, द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड। नेक्स्ट वो क्या कहता है, एक्सप्लेन हाउ वुड अ बाउंसिंग बॉल बिहेव इन ईच केस। और वही एग्जांपल वो पूछ रहा है कि अगर हम एक बॉल को फेंकें तो वो क्या होगा, अगर वो सेम हाइट पे आ जाए तो वो क्या होगी, इलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पे लिखें, बॉल, द बॉल विल रीबाउंस टू सेम हाइट, सेम हाइट, बॉल वापस सेम हाइट पे आ जाएगी इलास्टिक कोलिजन के अंदर। इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होगा, बस इधर नोट लगा दें, द बॉल विल नॉट रीबाउंस टू सेम हाइट। इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर बॉल सेम हाइट पे वापस नहीं आएगी। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, गिव पॉसिबल रीजन फॉर द फैक्ट दैट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन मोस्ट केसेस। वो कहता है पॉसिबल रीजन बताएं कि ज़्यादातर केसेस में काइनेटिक एनर्जी सेम क्यों नहीं रहती। तो देखें, जब बॉल को नीचे फेंका, ज़ाहिर बात है दरमियान में हवा मौजूद है,
और हवा में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन जो होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन की वजह से उसकी एनर्जी लॉस होगी। जब वो ज़मीन के साथ बॉल टकराएगी, टकराते वक्त उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साउंड एनर्जी में, क्योंकि साउंड पैदा होगी। तो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती या बॉल अपनी सेम हाइट पर वापस नहीं आती। पहले रीज़न क्या लिखेंगे, पहली रीज़न लिखेंगे फ्रिक्शन, पहली रीज़न फ्रिक्शन, दूसरी रीज़न क्या है, साउंड। कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से लॉस होगी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, साउंड में कन्वर्ट होगी। नेक्स्ट 3.12 स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या मतलब है? तो ये हमने पढ़ा था कि 2 डायमेंशनल मोशन, यानी कि एक फुटबॉल है, ये फर्ज कर लें फुटबॉल को एक प्लेयर किक करता है, ट्रुन, ये ऐसे आया, ऐसे। तो अब इस फुटबॉल ने एक्स एक्सिस में भी सफ़र किया है, कुछ ना कुछ इसमें इसने वाई एक्सिस में भी किया है, तो इसकी मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है। 2 डायमेंशनल मोशन कोई भी होगी उसको हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। शायद अफरीदी छक्का लगाता है तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन अंडर द constant acceleration ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, ये वाली इसकी होगी डेफिनेशन। अब नेक्स्ट वो क्या पूछता है, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला लिखें। तो पीछे फार्मूला हमने पढ़ा था टाइम का, प्रूव भी किया था, T इज इक्वल टू 2 VI साइन थीटा ओवर जी। नेक्स्ट वो क्या कहता है, बी, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज का फार्मूला भी लिखें। तो रेंज का फार्मूला देखें, रेंज का फार्मूला भी हमने प्रूव किया था, VI² साइन 2 थीटा ओवर जी। नेक्स्ट वो क्या कहता है, शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45। वो कहता है कि शो करें कि रेंज मैक्सिमम होगी जब एंगल 45 होगा। तो ये हमने साबित करना है, प्रूव करना है। तो गौर करें, एक बात को गौर करें बस, यहाँ पे ये रेंज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रेंज डिपेंड कर रही है एंगल के ऊपर। जब ये एंगल मैक्सिमम होगा तो रेंज भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 वैल्यू मैक्सिमम होती है और 0 वैल्यू मिनिमम होती है। यानी कि जब ये एंगल मैक्सिमम होगा तो रेंज भी क्या होगी, मैक्सिमम। तो देखें हम क्या देते हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। किसी भी एंगल की 1 वैल्यू मैक्सिमम होती है, और जब साइन मैक्सिमम होगा तो रेंज भी मैक्सिमम होगी। अब दूसरे नंबर पे देखें, इसको नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। दूसरे नंबर पे देखें दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट यह है कि अब साइन मैक्सिमम कब होता है, साइन मैक्सिमम होता है हमेशा 90 के ऊपर, साइन मैक्सिमम होता है 90 के ऊपर। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल रख सकते हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90। देखिए साइन से साइन कैंसल, 2 थीटा इज इक्वल टू 90, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, 90 ओवर 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो थीटा इज इक्वल टू 45 आ गया। तो प्रूव हो गया कि रेंज मैक्सिमम वो भी जब एंगल कितना होगा, 45 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एट व्हाट पॉइंट आर पॉइंट्स इन इट्स पाथ डज अ प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मिनिमम स्पीड, इट्स मैक्सिमम स्पीड। एक प्रोजेक्टाइल करते हुए मोशन की
कब स्पीड मिनिमम होगी और कब स्पीड मैक्सिमम होगी, ये हमने बताना है। तो देखिए जब हम बॉडी को यहाँ से फेंके तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचता है तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, ज़ीरो। इसकी स्पीड या वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, इसलिए तो वो वापस आता है। तो मिनिमम स्पीड क्या कब होती है, एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट, जब सबसे ऊपर बॉडी पहुंच जाती है यहाँ पर इसकी स्पीड मिनिमम होती है। इसकी स्पीड मैक्सिमम कब होती है, इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है जब हम बॉडी को नीचे से फेंकते हैं। यहाँ पर हम फुल स्पीड से फेंकते हैं, फर्ज करें 40, थोड़ी सी ऊपर गई तो इसकी स्पीड 30 होगी, और गई 20, 10, यहाँ पे जाकर रह गई 0। फिर वापस नीचे बढ़ती बढ़ती जब वापस नीचे गिरेगी तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, वापस 40 हो जाएगी। तो मैक्सिमम स्पीड कब होगी, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन से मुराद कौन सा पॉइंट है, जिस पॉइंट से हम फेंकते हैं इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। इस पर इसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम। और दूसरे नंबर पे यहाँ पर एट द पॉइंट ऑफ लैंडिंग, एट द पॉइंट ऑफ लैंडिंग, नोट कर लें इसको।